प्रिय छात्रों, आज अपने अध्ययन करेंगे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि का। लागत लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उत्पादन की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना होता है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं की लागत निर्धारण के लिए लागत निर्धारण की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि भी उनमें से एक है। इस विधि को एकल लागत पद्धति यानी कि सिंगल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। लागत निर्धारण की इस पद्धति का प्रयोग मुख्यतः उन संस्थाओं में किया जाता है जहां सामान्यतः एक ही प्रकार की प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की इकाइयां एक सी होती है तथा उत्पादन भी एक ही पद्धति से किया जाता है। उदाहरणतः चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला तथा ईंट के भट्टे आदि उद्योग इस विधि का प्रयोग करते हैं। मुख्य जो बात समझनी है कि यूनिट कॉस्टिंग मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो मैंने आपको बतलाया। यानी कि उत्पादन में निरंतरता होनी चाहिए, होमोजीनियस यूनिट्स होनी चाहिए, एक ही आकार प्रकार की यूनिट्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो कंपनी है वो ये चाहती है कि प्रत्येक स्तर पर हमारी प्रति इकाई लागत कितनी आई, प्रत्येक स्तर पर कुल लागत के साथ साथ प्रत्येक स्तर पर प्रति इकाई लागत कितनी आई, उसकी जानकारी के लिए हम यूनिट कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। पुनः वही बात कि लागत लेखांकन के अंतर्गत इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ एक रूप या एक समान निर्मित वस्तुओं की कुल उत्पादन लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के साथ साथ कुल लागत के विभिन्न स्तरों के स्तर जो स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक स्तर में प्रत्येक सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी तथा अन्य व्ययों को दर्शाते हैं। इन तीनों को योग मूल लागत कहलाती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनका जो टोटल होगा वो कहलाएगी प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत। सेकंड जो स्टेज आती है, द्वितीय जो स्तर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दें तो उसके बाद आती है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। एंड देन फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट में आप ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ दें, ऐड करने के बाद आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। हम साधारणतः कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग अधिक करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो उसके पश्चात आएगी टोटल कॉस्ट। और इसके पश्चात यहाँ पर जो समझना है कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स से इनको डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक स्तर की हमारे पास जो है इसकी कॉस्ट जो आ जाएगी। अब यहाँ पे एक विशेष रूप से जो बात समझनी है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो समझना है। यहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है या एक ही वस्तु विभिन्न किस्मों का उत्पादन की इकाइयाँ एक समान हो, अनुपात के आधार पर समान बनाए, उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी जाती है। तो प्रति इकाई लागत अलग अलग स्तर पे हमें ज्ञात करनी होती है। कौन से उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है वो विशेष रूप से इकाई क्या होती है। जैसे वस्त्र उद्योग है उसमें प्रति मीटर, ईंट उद्योग में प्रति 1000 ईंट, दुग्ध उद्योग में प्रति लीटर, कागज़ में प्रति रिम या प्रति किलोग्राम, चीनी उद्योग प्रति क्विंटल, सीमेंट में प्रति टन, कोयला प्रति टन, शराब में प्रति बैरल, खान माइंस में प्रति टन, स्टील में प्रति टन। मुख्य जो उद्देश्य यूनिट कॉस्टिंग का है वो है निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत
तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, कुल लागत को विभिन्न स्तरों के आधार पर प्रदर्शित करना, लागत की तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत कर परिवर्तन के कारण ज्ञात करना, लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से प्रतिशत ज्ञात करना, विक्रय मूल्य एवं टेंडर मूल्य का निर्धारण करना। देखिए, ये जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों के बाद अपने को अध्ययन करना होगा। इसमें हम प्रत्येक स्तर पर जो लागत का निर्धारण करते हैं वो किस प्रकार हम अध्ययन करें, इसके लिए हम एक कॉस्ट सीट का निर्धारण करते हैं। उसका एक फॉर्मेट मैंने इसमें दिया, आपको उसको देखना होगा। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, उसमें परचेजेज ऐड करेंगे। इसके साथ साथ कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी और अप्रॉय, डॉक चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, इन सबको ऐड करने के बाद उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। अब जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, फिर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका आप टोटल करेंगे तो वो कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। ये देखिए आपको दिखा रखा है प्राइम कॉस्ट। फिर आता है एड फैक्ट्री ओवरहेड्स या आप इसको कह सकते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। ये जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। अप टू प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट, यानी कि हिंदी में कहते हैं प्राइम कॉस्ट को मूल लागत। फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए। फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, मोटिव पावर, फ्यूल एंड ऑयल, ग्रीस, वाटर, स्टीम, वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, depreciation of factory building, repairs and maintenance of factory, indirect wages, technical director officer, loose tools, materials storage expenses, material handling charges, works manager salary, works clerical staff salary, supervisor salary, storekeeper, service department expenses, factory cleaning, all other factory expenses, इन सब का टोटल किया आपने और उसके बाद आपने ऐड किया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो कार्य निर्माण प्रक्रिया के दौरान है उसको ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे। उसके बाद जो लागत आएगी उसको कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, स्टाफ सैलरीज, office lighting, office cleaning, printing and stationery, postage and telegrams, office conveyance, depreciation of office building and furniture, depreciation on office equipments, office repairs, general expenses, legal expenses, audit fees, bank charges, etc. ये ऐड करने के बाद आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ आउटपुट। देन ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, इसमें डिफरेंस है। क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जितनी इकाइयां आपने बनाई उनकी लागत, और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड यानी कि जितनी इकाइयां आपने बेची उनकी लागत, दोनों में अंतर होगा। देन उसके बाद एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके अंतर्गत सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे। सेलिंग ओवरहेड्स एडवर्टीजमेंट, शोरूम एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन एंड इसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस देखिए जितने भी हमारे इसमें हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। और सैंपल एंड गिफ्ट्स। अब प्रॉब्लम आती है बैड डेट्स की। इफ ट्रीटेड पार्ट ऑफ कॉस्ट, साधारणतः हम इसको नहीं लेते, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रीटेड पार्ट ऑफ द कॉस्ट से तो हम उसको शामिल करेंगे। कमीशन ऑन सेल, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पैकिंग स्पेशल पैकिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग कैरेज ऑन सेल्स, रेंट ऑफ वेयर हाउस, फिनिश गुड्स, सैलरी ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट, कलेक्शन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स,
कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर, कॉस्ट ऑफ टेंडर एट्सेट्रा, इन सब को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन सेल्स में से हम इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये इस प्रकार हम इसके अंतर्गत कॉस्ट शीट के अंतर्गत जो है सारा अध्ययन करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। थैंक यू।